एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसको हम डिनोट करते हैं EBN, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये होता है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन A, क्योंकि A बराबर कितना होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो गया, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, जो A से डिनोट करते हैं, मतलब A होता है ना, तो ये हो गया। तो जब हमने सारे डिफरेंट एलिमेंट्स का देखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व, तो ऐसा कुछ है। तो ये कर्व है, तो इस एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ मास नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर, नहीं सॉरी, मास नंबर। ठीक है, और इस एक्सिस पे ले रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, और ये है तो ये हो गया। तो ये कर्व आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो होती है यहाँ कहीं होती है, और ये होती है किसकी, ये होती है आयरन की। इसका एटॉमिक कितना होता है, मास 56 होता है। आयरन की सबसे अधिक होती है और इसकी वैल्यू होती है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन की। तो सबसे स्टेबल ये होता है एलिमेंट, आयरन होता है। ठीक है, तो इस कर्व में एक ये वही बात है कि जो यहाँ 30 यहाँ कहीं होगा और 170 इधर कहीं होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो मतलब 7.5 के आसपास होता है, मतलब 8 के राउंड होता है। तो मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है इस एरिया में, और उसके पहले कम होता है और उसके बाद कम हो जाता है। तो ये मतलब ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है, कम होने लगता है। तो इस एरिया में कांस्टेंट रहता है। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि इस एरिया में कांस्टेंट रहता है और इसके नीचे कम हो जाता है और इसके आगे कम हो जाता है। तो ये हो गया कर्व। कंक्लूजन निकला कि जो इसमें जो न्यूक्लियॉन्स के आपस में फोर्स लगता है, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ये तो पता है हमको, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, मतलब कूलम्बिक फोर्स से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और कूलम्बिक फोर्स से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और अट्रैक्टिव होता है, और अट्रैक्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और शॉर्ट रेंज होता है। दूसरी बात ये सामने आई कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो 30 से लेकर 170 जिसके भी मास नंबर है उसके बीच में कांस्टेंट रहता है। और कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि इस बीच में अगर न्यूक्लियॉन्स बढ़ता है तो उसी हिसाब से उसका मास नंबर भी बढ़ जाता है, तो कुल मिला के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट हो जाता है। और तीसरी बात ये है कि इसके 170 के आगे, यहाँ मान लो ये 170 है, ये 30 है, ठीक है। तो 170 के आगे जो हेवियर न्यूक्लियाई होंगे तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, तो वो कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि स्टेबल बन जाए, मतलब पहले तो अनस्टेबल हैं, तो वो क्या करते हैं कि दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट जाते हैं। तो जिससे उन दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूटे, मान लो सपोज किसी का एटॉमिक मास 200 है, तो 200 दो बराबर भाग में टूटा तो 100 हो जाएगा।
तो 100 वाले इस रेंज में आ रहे हैं 30 से 170 के रेंज में, तो वो स्टेबल हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्यूज़न, मतलब टूटना। तो फ्यूज़न क्या है? ब्रेकिंग ऑफ अनस्टेबल हेवियर न्यूक्लियस, ब्रेकिंग ऑफ अनस्टेबल हेवियर न्यूक्लियस इनटू टू स्टेबल न्यूक्लियाई। तो जैसे कोई 240 का है वो टूट जाएगा 120 + 120 में। तो 120 वाले स्टेबल हैं क्योंकि 30 से 170 के रेंज में आ रहे हैं। तो ये फ्यूज़न प्रोसेस हो गया। तो दूसरा हो जाएगा फ्यूज़न। फ्यूज़न में क्या होगा कि जो न्यूक्लियाई 30 से पीछे, मतलब 10-20 उनका एटॉमिक नंबर, तो वो भी अनस्टेबल है, तो वो दोनों आपस में जुड़ के ऐसा एटॉमिक मास उनका हो जाएगा कि 30 के 170 के रेंज में आ जाएंगे। तो इसको कहेंगे फ्यूज़न, मतलब आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा टू अनस्टेबल स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं आपस में टुगेदर टू फॉर्म स्टेबल हेवियर न्यूक्लियस। तो फ्यूज़न में क्या था कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर 200-240 होता है ऐसे, तो वो टूट के 2 स्टेबल न्यूक्लियस बना लेते हैं। इसमें जैसे 20 + 20 बन जाएगा 40, ठीक है। और इसमें फ्यूज़न में क्या होता है कि जो अनस्टेबल स्मॉलर न्यूक्लियर रहते हैं, जिनका एटॉमिक मास 30 से कम है, तो वो कंबाइन करके 30 से 170 के रेंज में एटॉमिक मास जिसका हो उसमें आ जाते हैं फ्यूज़ करके। तो ये फ्यूज़न हो गया, ये फ्यूज़न हो गया। तो दोनों में क्या स्टेबिलिटी उनको चाहिए, तो स्टेबल होना चाहता है सब चीज़। तो स्टेबिलिटी जो मतलब फोरमोस्ट कंडीशन है, स्टेबल होना चाहिए सब चीज़। ये हो गया।